नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं, उसका अर्थ, परिभाषा, वर्गीकरण, मानचित्र प्रक्षेपों की विकृति, मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता, अक्षांश, देशांतर रेखाओं और उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रक्षेप धरातल की समतल सतह पर प्रक्षेपित करने की क्रिया का नाम है। इसमें भूगोलवेत्ताओं द्वारा अक्षांश और देशांतर वृत्तों के रेखा जाल की कल्पना की गई है। प्रक्षेप में ग्लोब पर अंकित अक्षांश और देशांतर वृत्त एक चौरस सतह पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, समतल कागज पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसलिए प्रकाशीय स्थिति के अनुसार धरातल के विभिन्न भागों के अलग अलग विधियों से प्रक्षेपित करने की प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों हेतु अलग अलग प्रक्षेप बनते हैं। उद्देश्य के अनुसार प्रक्षेपों की विभिन्न विधियों से रचना की जाती है। प्रक्षेपों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। इसकी रचना प्रक्रिया अथवा प्रकाश की स्थिति की परिकल्पना के आधार पर प्रक्षेपों के कई प्रकार होते हैं। मानचित्र प्रक्षेप, मैप प्रोजेक्शन। भौगोलिक अध्ययन में छोटे छोटे प्रदेशों का अध्ययन ग्लोब के माध्यम से संभव नहीं है, क्योंकि बड़े आकार के ग्लोब का निर्माण, पुनरुत्पादन, रखरखाव एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुविधाजनक नहीं है। अतः ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कम से कम अशुद्धियों सहित समतल कागज पर प्रदर्शित कर मानचित्र में प्रक्षेपों का प्रयोग किया जाने लगा। प्रक्षेप में ग्लोब की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा। प्रक्षेप ज्यामिति शास्त्र का शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ किसी वस्तु को प्रसारित करना है। भूगोल में इसका अर्थ व्यापक होता है। प्रक्षेप वह विधि है जिसके द्वारा समतल कागज पर ग्लोब की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्रमबद्ध रूप से प्रक्षेपित किया जाता है। इस प्रकार प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। अब अक्षांश क्या है? इस प्रकार से भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं और समान अक्षांश रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ये 181 होती हैं, 90 नॉर्थ, 90 और 0 डिग्री। इसी प्रकार से ग्रीनिच रेखा से पूर्व और पश्चिम में किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर होती है और समान देशांतरों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो देशांतर कहलाती हैं। ये 360 होती हैं और ये वक्राकार होती हैं। प्रक्षेप को अन्य शब्दों में जैसे ग्रेटी सर्कल, ग्रेड, नेट, मैश भी कहते हैं। प्रक्षेप शब्द इतना अधिक लोकप्रिय हो गया है कि ज्यामिति विधि के द्वारा बनाए गए अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल भी इसी नाम से पुकारे जाते हैं। केल्वे के अनुसार पृथ्वी के धरातल की समांतर और देशांतर रेखाओं को चपटे मानचित्र पर दर्शाने की विधि ही मानचित्र प्रक्षेप है। J.A. स्टीयर्स, एक मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब के अक्षांश देशांतर रेखाओं को चपटे कागज पर प्रदर्शन की एक विधि है। वान राइपर, मैप प्रोजेक्शन कैन बी डिफाइंड एज एन orderly or systematic arrangement of the Earth's grid on the plane surface. Strahler, N. A map projection is an orderly system of parallels and meridians used as basis of following drawing map on flat surface. कहने का मतलब समतल कागज पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ग्रिड को प्रदर्शित करना ही मानचित्र प्रक्षेप है। उपरोक्त परिभाषाओं से पता चलता है कि प्रक्षेप की रचना में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है: पृथ्वी की गोलाई व उसके चपटे तल पर प्रदर्शन, मापनी एवं दिशा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का व्यवस्थित जाल। प्रक्षेप रचना एवं प्रक्षेपों की विकृति। प्रक्षेप रचना एवं प्रक्षेपों की विकृति। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैप प्रोजेक्शन एंड डिस्टॉर्शन। पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण उसे या उसके किसी बड़े भाग को समतल कागज पर पूर्ण शुद्धता के साथ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यदि हम किसी कागज को ग्लोब पर लपेटने का प्रयास करें
तो उस कागज़ की आकृति विकृत हो जाएगी। ऐसा ही यदि ग्लोब को चपटा या समतल करने का प्रयास करें तो उसमें भी विकृति आ जाएगी। यदि हम काट को उसको फैलाएं तो सही प्रकार से फ्लैट नहीं होगा, कहीं पर एक तरह से कोन टाइप बन जाएगा फ्लैट में। इसी प्रकार हम कागज़ को गोल उस पर लपेटें तो वो पूरी तरह से उसको कवर नहीं करता है, वो उड़ जाता है एक तरह से। इसे स्पष्ट है कि ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पर प्रदर्शित करने में किसी न किसी प्रकार की विकृति आ जाती है। इस विकृति के 3 मुख्य पहलू हैं। एक, दिशा डायरेक्शन गलत हो जाती है। नंबर 2, आकृति विकृत हो जाती है, तो फैल जाती है या फिर सिकुड़ जाती है। और तीसरा है क्षेत्रफल भी कहीं का शुद्ध आता है तो कहीं दूसरी जगह अशुद्ध हो जाता है। दिशा, पृथ्वी की गोलाभ आकृति को चपटा करने पर या उसके अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पर प्रदर्शित करने में 2 स्थानों की सापेक्षिक स्थिति व दिशा में विकृति आ जाती है। 2, आकृति, यदि किसी विधि के द्वारा प्रक्षेप में दिशा शुद्ध रखने का प्रयास किया जाता है तो आकृति विकृत हो जाती है। नंबर 3, क्षेत्रफल, यदि किसी विधि द्वारा प्रक्षेप में उपरोक्त में से कोई एक गुण बनाए रखा जाता है या आकृति या दिशा, तो उसका क्षेत्रफल अशुद्ध हो जाता है, उसको छोटा या बड़ा करना पड़ता है। अतः प्रक्षेप में तीनों गुण एक साथ सुनिश्चित नहीं रखे जा सकते। किसी विशेष उद्देश्य से बनाए जाने वाले प्रक्षेप में एक गुण सुरक्षित रखने और अन्य 2 विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। तीनों साथ एक साथ में नहीं होती है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मानचित्र प्रक्षेपों की हमें आवश्यकता, क्योंकि पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है तो उसको सही तरह से प्रदर्शित किस प्रकार से करें। हमारी पृथ्वी की वास्तविक आकृति एक चपटे गोलाभ की तरह है, यद्यपि अपनी दैनिक गति एवं ध्रुवों से पिचक गई है, जिसके कारण इसका ध्रुवीय व्यास 12,710 किलोमीटर, जबकि भूमध्य रेखीय व्यास 12,753 किलोमीटर के लगभग है, मतलब 43 किलोमीटर छोटा है। यदि हम 1.5 मीटर व्यास का एक गोलाभ बनाएं तो इस पर ध्रुवीय और भूमध्यरेखीय व्यास का अंतर केवल 1 सेंटीमीटर का 5वां भाग होगा। यदि इसमें छोटे गोलाभ का व्यास बनाया जाए तो ये अंतर और भी कम हो जाएगा। इसलिए अपने कार्यों के लिए पृथ्वी को एक गोला मान लेते हैं। पृथ्वी की इस गोलाकार आकृति को केवल ग्लोब के द्वारा ही सही देखा व दिखलाया जा सकता है। तथापि मानचित्रों की तुलना में ग्लोब का प्रयोग कम होता है। ग्लोब का प्रयोग प्रयोगात्मक कार्यों के लिए कठिन है, क्योंकि ग्लोब को कागज पर बने मानचित्र की तरह मोड़कर रखना एवं पुस्तक में देना संभव नहीं है। नंबर 2, ग्लोब के द्वारा विभिन्न भूभागों की तुलना ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती, क्योंकि एक समय में ग्लोब का एक ही भाग हमारे सामने होता है। नंबर 3, ग्लोब पर पृथ्वी के समस्त भाग को एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, इसलिए प्रक्षेप को समतल या सपाट क्षेत्र पर बनाया जा सकता है। नंबर 4, गोलीय भू आकृति के कारण ग्लोब की दूरियां आसानी से नहीं मापी जा सकती हैं। नंबर 5, ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना असुविधाजनक है। ग्लोब को प्रत्येक समय साथ नहीं रखा जा सकता। 6, बड़े मापक पर ग्लोब तथा तथ्यों का प्रदर्शन संभव नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा लार्ज स्केल पर। नंबर 7, विभिन्न भौगोलिक पहलुओं के लिए विभिन्न ग्लोब बनवाना अधिक महंगा होगा। 8, धरातल पत्रक जैसे अनुमाप के मानचित्र ग्लोब पर प्रदर्शित करना संभव नहीं है। 9, पृथ्वी के छोटे छोटे भागों के पृथक पृथक ग्लोब नहीं बनाए जा सकते। 10, ग्लोब पर पृथ्वी का एक बार में केवल आधा भाग ही देख सकते हैं, अतः इस अवगुण के कारण 2 क्षेत्रों के आपस में तुलना नहीं कर सकते। नेक्स्ट, युद्ध क्षेत्र में जहाँ बड़े मापक वाले मानचित्रों की आवश्यकता पड़ती है वहाँ ग्लोब का प्रयोग असंभव है। ग्लोब पर आंकड़ों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। 12, ग्लोब पर पैमाने से दूरी मापना सरल नहीं है, क्योंकि ग्लोब पर दूरी केवल धागे से ही मापी जा सकती है। इन कठिनाइयों और असुविधाओं को दूर करने के लिए पृथ्वी के गोलाकार धरातल को समतल तल पर बनाना पड़ा। अतः मानचित्रों की आवश्यकता होती है जो समतल कागज या धरातल पर बने हों। इसके लिए हमें कागज पर पृथ्वी के स्वरूप को प्रकट करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनाना पड़ता है, तो इसलिए हमें प्रक्षेपों की आवश्यकता पड़ी। ग्रिड, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की जानकारी। ग्रिड क्या होता है, अक्षांश क्या होता है और देशांतर। ग्रिड
अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को हम ग्रिड कहते हैं। जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे हैं। प्रक्षेप के बारे में जानने से पूर्व ग्लोब पर अंकित अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझ लेना आवश्यक है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर दूरी बताने वाली पूर्व और पश्चिम में खींची गई वृत्तीय चापाकार रेखाएं अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश होती है और समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं। ये आपस में समानांतर होती हैं, इसलिए समांतर रेखाएं भी कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर प्रत्येक के बीच 90 डिग्री का कोणीय अंतर है। इनमें भी स्वयं ध्रुव एक बिंदु है, अतः उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की ओर 89 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। इस प्रकार ध्रुवों सहित 180 अक्षांश और विषुवत रेखा है। इसमें केवल विषुवत रेखा ही बृहत वृत्त है। यदि ग्लोब को समद्विभाजित करता है, सभी अक्षांश लघुकृत हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर तली से 66.5 डिग्री का कोण बनाकर सूर्य की परिक्रमा करती है। इस कारण 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण, जिन्हें कर्क एवं मकर रेखा कहते हैं, उत्तर एवं दक्षिण जिन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, की स्थिति निश्चित कारण सरल हो गया है। जहाँ वर्ष में केवल एक ही दिन ही दोपहर को सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, उसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिण गोलार्ध में 23.5 दक्षिणी में मकर रेखा कहते हैं। जिन भागों में वर्ष भर केवल एक बार सूर्य 24 घंटे दिन एवं 24 घंटे की रात्रि होती है, उन्हें ही उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः 66.5 उत्तरी और 66.5 दक्षिणी ध्रुव व्रत कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के मुख्य लक्षण: अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, इसे अक्षांश व्रत भी कहा जाता है। ये एक दूसरे पर परस्पर काटती नहीं है, ये वृत्ताकार होती हैं। अक्षांश व्रत ध्रुवों की ओर छोटे होते जाते हैं, जहाँ तक ये ध्रुवों पर बिंदु मात्र रह जाते हैं। भूमध्य रेखा केंद्रीय मध्याह्न रेखा, जिसकी दूरी दोनों ध्रुवों पर समान है, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती, भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे अधिक होती है। इसे 2πr महान व्रत भी कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। 7 ध्रुवों की ओर भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, जहाँ तक कि ये 90 डिग्री पर एक बिंदु मात्र होती हैं। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश से प्रदर्शित करते हैं। विषुवत रेखा के समीप 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 110.57 किलोमीटर और 45 डिग्री अक्षांश 89 डिग्री अक्षांश के समीप ये दूरी करीब 111.3 और 111.7 किलोमीटर है। इसकी कुल संख्या 180 90 उत्तर और 90 दक्षिण में है। विषुवत सबसे बड़ा वृत्त है। नेक्स्ट आता है देशांतर रेखाएं। ध्रुव को केंद्र मानकर विभिन्न दिशाओं में खींचे गए कोणों को देशांतर कहते हैं। ये शुद्ध उत्तर दक्षिण दिशा बताती हैं। देशांतर रेखाओं की स्थिति निर्धारण हेतु विषुवत रेखा को 360 भागों में विभाजित किया गया है। देशांतर रेखाओं को भी अक्षांश की भांति कोणीय दूरी मापकर बनाया जाता है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों को केंद्र मानकर निश्चित कोणों पर उत्तर और दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा इसी कारण अर्धवृत्त होती हैं। ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित शाही वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर प्रधान देशांतर ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसी प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर देशांतर रेखाओं को क्रम से पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। जहाँ पूर्व की ओर पश्चिम देशांतर रेखाएं मिलती हैं, वहाँ देशांतर 0 डिग्री के ठीक दूसरी ओर का अर्धवृत्त है। इसे 180 देशांतर कहते हैं। इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री देशांतर रेखाओं की दिशा अंकित नहीं की जाती, ये दोनों मिलकर एक पूरा वृत्त बनाती हैं। देशांतर रेखाओं के प्रमुख लक्षण: सभी देशांतर रेखाएं समान आकार के वृत्त हैं जो ध्रुवों पर एक दूसरे को काटते हैं। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों पर कम तथा विषुवत रेखा की ओर अधिक हो जाती है। शून्य देशांतर रेखा ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान से वेधशाला से गुजरने कारण इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। सभी देशांतर रेखाएं यथार्थ उत्तर और दक्षिण में होती हैं। इनकी लंबाई समान होती है। ध्रुवों को छोड़कर ग्लोब पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोई न कोई देशांतर रेखा अवश्य होती है। विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी
111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं द्वारा किसी स्थान की प्रमुख यामोत्तर से पूर्व अथवा पश्चिम दिशा का बोध होता है। कुल देशांतर रेखाएं 360, शून्य देशांतर रेखा 180 पूर्व और पश्चिम में होती है। प्रत्येक देशांतर रेखा पर अवस्थित क्षेत्र दोपहर के समय होता है, इसलिए इन्हें मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। यामोत्तर मेरिडियन ग्लोब पर समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखाएं ध्रुव व्रत या यामोत्तर रेखाएं कहलाती हैं। प्रत्येक यामोत्तर एक व्रत होती है जिसका आधा भाग पूर्व और आधा भाग पूर्वी देशांतर तथा शेष आधा भाग पश्चिम देशांतर रेखा कहलाती है। इन देशांतर रेखाओं के सिरे उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुवों पर मिलते हैं। इस प्रकार विपरीत और कि आमने सामने की स्थिति में कोई दो देशांतर रेखाएं परस्पर मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं। चूँकि वृत्त में 360 डिग्री होती हैं, अतः एक देशांतर रेखा के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। इसमें से 180 देशांतर रेखाएं प्रमुख यामोत्तर पूर्व में और 180 देशांतर रेखाएं प्रमुख यामोत्तर के पश्चिम में होती हैं। पूर्व की ओर स्थित रेखाओं को पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर स्थित देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 पश्चिम एक ही देशांतर रेखा होती है, क्योंकि दोनों तरफ से जाकर मिल जाती है। 180 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य का भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का भाग पश्चिमी देशांतर के मध्य पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। लक्षण: ध्रुवों को छोड़कर ग्लोब पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोई न कोई देशांतर रेखा अवश्य होती है। नंबर 2, ग्लोब पर अनेक देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। सभी देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में होती हैं, इनकी लंबाई समान होती है। तो आज इस वीडियो में हमने प्रक्षेप किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, अक्षांश किसे कहते हैं उसकी विशेषताएं, देशांतर किसे कहते हैं उसकी विशेषताएं, यामोत्तर क्या होते हैं उनकी विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।